नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट डूंगरगढ़। आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत शक्ति की अवधारणा को, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। शक्ति की अवधारणा को पढ़ते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि शक्ति क्या है। शक्ति वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों एवं आदर्शों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति की अवधारणा की बात करें तो ये आधुनिक युग में सबसे पहले मैकियावेली ने पाश्चात्य दर्शन में और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में शक्ति की अवधारणा को परिभाषित किया। क्योंकि जब मैकियावेली मध्ययुगीन एक राजनीतिक विचारक हैं और उस समय चर्च और धर्म की प्रधानता थी और चर्च या पोप की अधीनता राजा और राज्य भी स्वीकार करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब उस समय के जो राजनीतिक विचारक थे उनके लेखन का मुख्य आधार चर्च की एक तरह से अधीनता होती थी और वो एक मजबूर भी कह सकते हैं या उस समय की परिस्थितियां थी कि वो चर्च की तारीफ में या चर्च की अधीनता को स्वीकार करते हुए उनका लेखन होता था। लेकिन मैकियावेली पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में प्रथम विचारक थे जिन्होंने चर्च के बजाय शक्तिशाली राजा की वकालत की। उनका मानना था कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है, राज्य का विस्तार हो सकता है। और उन्होंने चर्च की शक्ति को चुनौती देते हुए राजा की शक्ति को अधिक स्थान, उन्होंने अधिक मान्यता मैकियावेली ने दी। भारतीय दर्शन में, ये राजनीतिक दर्शन में हम देखें तो सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा हमें कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलती है। कौटिल्य ने कहा था कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है वो धन शक्ति ही है और इसी के आधार पर समस्त राज्य का संचालन किया जा सकता है और यही राजनीति का मूल आधार कौटिल्य ने माना है। एक स्थान पर कौटिल्य लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार ही धन शक्ति है। वस्तुतः समस्त भारतीय शासन में भारतीय जो अध्ययन है, साहित्य है, वह धन शक्ति के प्रभाव से भरा है। और जैसा कि हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में सर्वप्रथम मैकियावेली ने शक्ति की अवधारणा को परिभाषित किया है। उसके पश्चात बेकर, कैटलिन, लासवेल, केपलान, मॉर्गेंटू जैसे प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने शक्ति को बहुत महत्व दिया है और शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बेकर ने कहा है कि राजनीति और शक्ति से अपृथक है और कैटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान ही माना है। तो इस तरह से शक्ति और राजनीति का एक बहुत ही गहरा घनिष्ठ संबंध को हमको देखने को मिलता है। लेकिन शक्ति की अवधारणा है उसको समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इसके संबंध में कुछ ऐसे विचार भी हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो आज हम शक्ति की परिभाषा के रूप में सबसे पहले देखें तो शक्ति की जो अवधारणा उसकी परिभाषा रॉबर्ट बायरस्टेड ने दी है। उनके अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अर्थात जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसमें ये योग्यता होती है कि वो अपनी बात को मनाने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। उसके पास ऐसे वैधानिक योग्यता हो सकती है और एक क्षमता होती है कि वो अनुयायी हैं उसके जो शक्ति जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो उनको विवश कर सकता है कि वो उसके आदेशों का पालन करें और उनके बात को स्वीकार करें। तो रॉबर्ट बायरस्टेड की जो परिभाषा है शक्ति की वो एक बार हम फिर देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि शक्ति जो है वो बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। जिसमें शक्ति निहित होती है उसकी बात को स्वतः स्वीकार किया जाता है क्योंकि अनुयायियों को यह पता होता है, जो जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो ये समझते हैं कि यदि उन शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार की शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने की। ठीक है, आगे हम दूसरी परिभाषा देखें तो मैकाइवर की परिभाषा आती है। मैकाइवर ने शक्ति को उन्होंने लिखा है कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। जिसके पास शक्ति होती है वो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है और उसको विनियमित कर सकता है, साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार उनको निर्देशित कर सकता है। और ये जो क्षमता है दूसरों को प्रभावित करने की, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की, वो ही मैकाइवर ने शक्ति माना है। और शक्ति की परिभाषा के संदर्भ में ओर्गेन्स्की की जो परिभाषा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओर्गेन्स्की ने लिखा है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार
प्रभावित करने की क्षमता है। अर्थात जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके पास आधिकारिक क्षमता है, वो अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं शक्ति की परिभाषा में कि शक्ति वास्तव में एक प्रकार की क्षमता या योग्यता है, जिसके माध्यम से शक्ति करता है वो अपनी बात को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने की योग्यता रखता है, और जो उसके जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उसकी बात को मानने के लिए उसकी बात को स्वीकार करते हैं, और ये जो क्षमता है, योग्यता है, वही शक्ति कहलाती है। उस शक्ति के संबंध में हम देखें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहले कि शक्ति व राजनीतिक शक्ति में धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ संबंध को प्रकट करती है कि जैसे कि हम देखें तो राजनीति में या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखें तो जो उच्च अधिकारी है वो उसके पास निम्न अधिकारी को अपनी बात मनवाने की योग्यता है, क्षमता है, वो योग्यता है, क्षमता है, उसकी शक्ति कहलाती है, क्योंकि उस योग्यता के आधार पर अधीनस्थ को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो जो उच्च अधिकारी है पद सोपान के क्रम में उसके पास वो एक शक्ति विद्यमान होती है। तो शक्ति की एक सबसे पहली विशेषता होती है कि उसमें उच्च और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। दूसरी इसमें विशेषता होती है शक्ति की कि शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर ही होता है। शक्ति का प्रयोग जब जैसे कि राजनीतिक शक्ति या शासन की शक्ति जिसके पास है, तो शासन की शक्ति हालांकि प्रयोगकर्ता जो सरकार में निहित व्यक्ति हैं वो होते हैं, लेकिन उसका अंतिम रूप से उस शक्ति का प्रयोग सामान्य जनता पर ही किया जाता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। शक्ति कोई प्रकट रूप से सामने नहीं आता है, ये एक अमूर्त तत्व है, एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, और ये मानसिक क्षमता को, अगले की मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। ये एक योग्यता है, ये कोई भौतिक तत्व नहीं है। तो एक शक्ति एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, जिसके आधार पर जो शक्ति का प्रयोग करता है उसकी बात को माना जाता है, उसकी बात को स्वीकार किया जाता है। तो ये एक संबंध है जो मनोवैज्ञानिक संबंध है, भौतिक संबंध नहीं होकर एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। इसका कोई भौतिक आधार या ये कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, बल्कि एक मानसिक संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है, जिसके आधार पर जो उच्च व्यक्ति के बात को उसकी उसमें निहित जो शक्ति होती है उसी के आधार पर अधीनस्थ उसकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। अब हम शक्ति और बल में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही अर्थ में माना जाता है कि जो शक्तिशाली है वो बलशाली भी होगा। लेकिन शक्ति और बल में जो सामान्य अंतर हम देखते हैं कि इसके संबंध में रॉबर्ट बायस्टेड ने लिखा है कि शक्ति वो बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक रूप से बल का प्रयोग करना। तो शक्ति और बल में मुख्यतः 2 अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला ये कि शक्ति है वो अप्रत्यक्ष है और बल है वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, शक्ति अप्रत्यक्ष है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक संबंध है और ये दिखाई नहीं देती, ये तो क्षमता और योग्यता है। जबकि बल है वो एक प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष संबंध है। वो जब किसी के बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई एक देश है वो अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है या युद्ध में करता है तो प्रत्यक्ष होते हैं, या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना बल का प्रयोग करता है तो वो उसकी शक्ति मानी जाती है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है। उस प्रकार हम बल की बात करें तो ये प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम इसका दूसरा बिंदु भी बना सकते हैं कि जो अप्रकट है, अप्रच्छन्न है वो शक्ति है, जो प्रकट है वो बल है। तो मूल अंतर दोनों में यही है कि वो एक मनोवैज्ञानिक संबंध है शक्ति, और बल है वो एक भौतिक संबंध है जो भौतिक रूप में दिखाई देता है, उसका प्रयोग किया जाता है तो सामने दिखाई देता है कि यहाँ पर बल का प्रयोग किया है। तो रॉबर्ट बायस्टेड का जो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि शक्ति है वो बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो ये शक्ति और बल में अंतर हमने स्पष्ट किया। अब हम आगे देखते हैं कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। शक्ति और प्रभाव, इससे पहले हम राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति के अंतर को भी समझ सकते हैं। तो राजनीतिक शक्ति है वो जो सैनिक शक्ति की अपेक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है। ये एक जटिल शब्द है और ये शक्ति के अन्य रूप में भी इसको सम्मिलित किया जाता है।
तो जबकि सैनिक शक्ति एक स्पष्ट एवं एक प्रत्यक्ष तत्व है, तो सेना पर आधारित होता है। राजनीति में सैनिक शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो शक्ति एक मनोवैज्ञानिक गुण है, जबकि सैनिक शक्ति वो प्रत्यक्ष रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें शस्त्रों की जो शक्ति है वो सैनिक शक्ति कहलाती है। अब हम प्रभाव और शक्ति के अंतर को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रभाव एवं शक्ति के अंतर को समझते हैं तो वास्तव में पहले इनकी समानता को देखते हैं, फिर इनमें असमानताएं देखते हैं कि दोनों में क्या समानता और असमानता है। लेकिन हम विस्तार से देखें तो वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से विपरीत इनमें नहीं है। समानता देखें इनमें तो प्राइस और ब्राचस और बारात ने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल पावर में उन्होंने उनकी दोनों की समानताएं और असमानताएं दोनों को विस्तार से बताया है। क्या पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल पावर, और उसके जो लेखक हैं वो है ब्राचास और बारात, और उन्होंने शक्ति और प्रभाव में अंतर को स्पष्ट किया है। पॉलिटिकल पावर में ब्राचास और पावर लिखते हैं कि इन दोनों में मुख्य समानता ये है कि शक्ति एवं प्रभाव दोनों ही बौद्धिक संबंधात्मक है तथा एक दूसरे को सहारा प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को आधार प्रदान करते हैं। कैसे कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वो प्रभावशाली होगा, ठीक है, जो शक्तिशाली है वो प्रभावशाली होता है, और यदि उसका प्रभाव और अधिक हो, जितना व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। तो प्रभाव व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाता है। तो एक दूसरे के दोनों के संबंध जो बौद्धिक संबंध है, क्योंकि प्रभाव है वो शक्ति को बढ़ाता है, और शक्ति है वो भी प्रभाव से प्रभावित होती है। जैसे कि हम देखें कि किसी व्यक्ति का जो राजनेता है उसका समाज में उसके जनता के ऊपर जितना अधिक प्रभाव बढ़ेगा वो उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जो शासन या सरकार में जो स्थित है उनको जनता को जितना अधिक वो प्रभावित करने में सक्षम होंगे उतना ही उनकी शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो शक्ति और प्रभाव हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों में दूसरा समानता हमें ये देखने की मिलती है कि दोनों जब औचित्यपूर्ण हो तो दोनों ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। औचित्यपूर्ण का तात्पर्य है, एक तो जैसे शक्ति होती है वो जबरन जनता पे थोपी जाती है तो उसे हम औचित्यपूर्ण नहीं कह सकते। औचित्यपूर्ण का तात्पर्य होता है जब जनता की सहमति पर आधारित हो। शक्ति जब जनता की सहमति पर आधारित होती है तो औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, और वो औचित्यपूर्ण शक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। उसी तरह से कोई व्यक्ति का प्रभाव जनता पे है तो यदि वो प्रभाव औचित्यपूर्ण हो तो वो उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। यदि वो किसी प्रकार की जनता को डरा कर या उसको धमका कर या धन या बल के प्रयोग से अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश करता है तो वो प्रभाव अधिक समय तक स्थित नहीं रह पाता, वो अस्थायी होता है, और वो जनता उसको अधिक समय तक उससे प्रभावित नहीं रह पाती है। और दूसरी तरफ यदि ये प्रभाव जनता की सहमति पर आधारित हो, जनता उसको अपने मन से उसके प्रभाव को स्वीकार करती है, तो वो व्यक्ति अधिक प्रभावित होगा और उसकी शक्ति भी स्वतः ही बढ़ जाएगी। इस तरह से शक्ति और प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं, और जो औचित्यपूर्ण होते हैं तो दोनों ही अधिक ताकतवर या अधिक उनमें क्षमता बढ़ जाती है। अब हम इन दोनों की असमानताएं देखते हैं कि शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या है। पहला अंतर ये है कि शक्ति है वो कानूनी होती है। शक्ति का यहाँ अर्थ बल प्रयोग से लिया जा रहा है, तो जो शक्ति है वो कानूनी है और वैधानिक होती है, जबकि प्रभाव है वो मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति के पीछे कानून का या विधान का भी हाथ होता है, जैसे सरकार है, शासन की शक्ति है, तो शासन की शक्ति के पीछे एक कानून है, एक विधान है जिसके माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है। तो इस गठन से उसके पास जो शासन के पास शक्ति है वो वैधानिक शक्ति है और वो अधिक क्षमता रखती है। जबकि प्रभाव है, प्रभाव के पीछे कोई कानून कार्य नहीं करता, न ही कोई विधि कार्य करते हैं, वो तो जनता के मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं, जनता के साथ उसका मनोवैज्ञानिक संबंध रहता है। दूसरा अंतर यह कि शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति के पीछे कहीं न कहीं भौतिक बल एवं प्रतिबंध का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का प्रयोग जब किया जाता है तो उस शक्ति के प्रयोग के पीछे कठोर भौतिक बल भी कार्य करता है, और कई बार प्रतिबंधों का भी शक्ति के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, और प्रतिबंधों के माध्यम से शक्ति को प्रभावित किया जाता है और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, अर्थात ये दमनात्मक भी हो सकती है शक्ति। जबकि प्रभाव है वो पूर्ण रूप से
व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसके अनुनय पर निर्भर करता है और ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो अंतर यह है कि शक्ति दमनात्मक होती है जबकि ये मनोवैज्ञानिक स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ होता है प्रभाव। तीसरा अंतर ये है कि शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में कार्य करती है, यानी कि शक्ति धारक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध या उसके प्रतिरोध करने के बावजूद भी शक्ति को धारण करके रख सकता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। उसकी सफलता का आधार जो व्यक्ति प्रभावित है उसकी सहमति पर आधारित होता है। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट है कि जो शक्ति है उसके पास, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये विधान भी उसके पीछे कार्य कर सकता है, कानूनी शक्ति भी हो सकती है और इसलिए वो एक स्वतंत्र तत्व होती है। कोई भी शक्ति धारक है वो जो शक्ति का जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनकी इच्छा न होने पर भी या उनके विरुद्ध होने पर भी वो अपनी शक्ति को धारण करके रखता है, जबकि प्रभाव है वो यदि उसको स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं उसे असहमत हो जाए तो वो प्रतिरोध करें तो वो प्रभाव पे नहीं रह पाता है। तो दोनों में अंतर ये है कि शक्ति स्वतंत्र होती है जबकि प्रभाव जो है प्रभावित करने वाले व्यक्ति के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। चौथा अंतर ये है कि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है क्योंकि ये बल का प्रयोग करती है, तो भय पर आधारित होती है, बल का प्रयोग करती है और बल है वो भय पर आधारित होता है। तो इस तरह से शक्ति है वो भय पर आधारित होती है, भय पर आधारित होने के कारण ये अप्रजातांत्रिक होती है और जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है क्योंकि इसमें भय का या बल का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें तो पूर्ण रूप से जो है जनता के विचार स्वेच्छा से और उसके समानता से उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये जो प्रभाव है वो प्रजातांत्रिक होता है जबकि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है। पांचवा अंतर इनमें देखें तो ये है कि शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो उसे किसी न किसी के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता होती है, अन्यथा शक्ति दुर्बल होने की संभावना बनी रहती है। जबकि प्रभाव है असीम होता है, प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है और प्रभाव जो व्यक्ति है वो सद्भावनापूर्ण संबंध बनाकर रखता है तो वो उस सच्चे रूप से प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति की आवश्यकता उसे नहीं रहती, वो अपने प्रभाव के बल पर ही अपने कार्य कर सकता है। तो इस तरह से शक्ति की सीमाएं होती है, उसको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है, चाहे वैधानिक सहारा हो, चाहे वो कानूनी सहारा हो, चाहे किसी व्यक्तियों के समर्थन का सहारा हो, तो उस सहारे के बिना वो शक्ति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। जबकि जो प्रभाव है यदि प्रभाव जिससे प्रभावित हो रहे हैं उन व्यक्ति के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध है तो वो फिर प्रभाव असीमित रहता है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। शक्ति को सभ्यता में संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में समझा जाता है, जिसकी शक्ति के बल का प्रयोग किया जाता है, शक्ति थोपी जाती है, तो इसके रूप में संस्कृति का एक हिस्सा या भाग नहीं होता, ये बाहरी तत्व होता है। उसकी कुछ निश्चित स्पष्ट सीमाएं होती है, वो सीमित होती है, वे विशिष्ट रूप से कार्य करती है, जबकि प्रभाव होता है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अमूर्त होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए हमने शक्ति और प्रभाव के अंतर को समझा है। अब हम देखते हैं शक्ति के प्रकार, कितने प्रकार की शक्ति होती है। तो शक्ति के प्रकार को देखने के लिए हम देखते हैं कि शक्ति के संबंध में माना जाता है कि शक्ति के प्रकार के रूप में सबसे अधिक जो विस्तृत इसकी व्याख्या की है वो है वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 रूप बताए हैं, वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्मावादी है, जिसको हम कह सकते हैं करिश्मावादी या चमत्कारिक शक्ति। तो शक्ति के उन्होंने वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 रूप बताए हैं। तो कानूनी शक्ति या वैधानिक शक्ति उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास कानून से उसके पास योग्यता प्राप्त होती है, कानून के माध्यम से उसको शक्ति प्राप्त होती है और उस कानून की शक्ति का प्रयोग करते हुए वो अपनी वैधानिकता का प्रयोग करते हुए अपनी बात को मनाने में सक्षम होता है। तो ये औचित्यपूर्ण ये वैधानिक शक्ति कहलाती है। और इसके अलावा दूसरी जो परंपरागत शक्ति है कि वो परंपरा के रूप में से प्राप्त होती है, जैसे कि राजा के पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है या फिर शक्तिशाली नेता के पुत्र हैं तो उसको भी शक्तिशाली नेता को शक्ति प्राप्त होती है। तो परंपरा के आधार पर किसी को पवित्र या उसको आदेश को मानने के लिए जनता हमेशा तत्पर रहती है, उसको पवित्र माना जाता है। तो जो परंपरागत सत्ता होती है वो पवित्रता के आधार पर या वंशानुगत के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है।
तीसरी शक्ति है जिसे कि वेबर ने करिश्मावादी शक्ति कहा है। इस शक्ति के अनुसार इस शक्ति के औचित्य की मान्यता शक्तिशाली व्यक्ति के गुणों के प्रति जो लोगों में भक्ति होती है उसके गुणों से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं और उनके व्यक्तित्व तो करिश्मा ही होता है, जिसके कारण लोग उसकी सत्ता को या शक्ति को मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है करिश्मावादी या औचित्यपूर्ण शक्ति। जैसे कि श्रीमती 71-72 में श्रीमती इंदिरा गांधी का भारतीय जनता पर एक बहुत अधिक प्रभाव था। वो करिश्मावादी व्यक्तित्व की धनी थी, तो उनकी जो शक्ति थी व्यक्तित्व से लोग प्रभावित थे, तो शक्ति उनकी करिश्मावादी शक्ति कहलाती थी। अब हम इसके अलावा शक्ति के प्रयोग है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति। ये शक्ति के अन्य प्रकार हैं। राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक के अपनी योग्यता को, क्षमता को अपनी राजनीतिक स्तर पर बात बनाने की जो योग्यता है वो राजनीतिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जिनका अधिकार है वो आर्थिक शक्ति कहलाती है। सैनिक शक्ति यानी कि जो सेना के अधिक से अधिक जिनकी योग्यता सैनिक शक्ति वो जिनकी अधिक योग्यता है वो सैन्य शक्ति कहलाती है। ये आगे हम पढ़ते हैं कि शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। शक्ति के स्रोत में ज्ञान सबसे पहले माना जाता है कि जिसके पास ज्ञान होगा वो स्वतः शक्तिशाली होगा, उसमें ऐसे गुण विकसित होंगे कि लोग उसको शक्ति को स्वीकार कर लेंगे और ये शक्ति का साधन, ज्ञान जो है शक्ति का साधन बन जाता है। और व्यक्ति जो है अधीन करता है, जो सामने वाला अधीनस्थ व्यक्ति है उसको शक्ति को इस आधार पर, उसके ज्ञान की शक्ति के आधार पर उसको स्वीकार करता है। दूसरी है प्राप्तियाँ एक आंतरिक स्रोत है और इसका तात्पर्य है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है यानी कि जिसके पास अधिक से अधिक प्राप्तियां हैं, जैसे कि अधिक उसके पास धन संपत्ति अधिक है, समाज में उसका विशेष स्थान है, उसके पास भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति अधिक है, तो उसके पास प्राप्तियां हैं यानी उसके पास आर्थिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति होने के कारण वो शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन आर्थिक शक्ति है जो स्थायी नहीं होती, क्योंकि कभी भी ये कम या ज़्यादा हो सकती है और ये शक्ति का एकमात्र स्रोत भी नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से जिसकी आर्थिक शक्तिशाली व्यक्ति वो प्रभाव डालता है, लेकिन फिर भी अन्य बहुत से ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो प्राप्तियां एक शक्ति का स्रोत है जिसे आर्थिक शक्ति का नाम भी दिया जा सकता है। तीसरा है संगठन, जो जितना अधिक संगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। कहा भी जाता है कि संगठन में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जैसे बड़े बड़े संगठन, मजदूर संगठन है, व्यापारिक संघ है, तो ये संगठन बनाकर अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपनी बात को मनाने के लिए अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कराने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा तत्व है आकार, जो जितना अधिक बड़ा होगा, जिसका आकार जितना विस्तृत होगा, जो संगठन जितना बड़ा होगा उसकी शक्ति भी निश्चित रूप से उतनी अधिक होगी। तो इस प्रकार आकार भी शक्ति को प्रभावित करता है, शक्ति का एक स्रोत है, एक साधन है। इस तरह हमने शक्ति के प्रकार देखे। अब शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएँ क्या क्या हैं। शक्ति के प्रयोग की विभिन्न सीमाएँ भी हम देख सकते हैं कि सीमाएँ हम जो सबसे पहले हम शक्ति प्रयोग के साधन देखें तो पुरस्कार के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, दंड के माध्यम से या किसी को आर्थिक लाभ देना या रोकना, ये सब शक्ति प्रयोग के साधन हैं। अब शक्ति प्रयोग की सीमाएँ क्या क्या हैं। शक्ति प्रयोग की सीमाएँ को देखें तो इसके तहत आता है इतिहास और परंपराएं। शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्ति शक्तिकर्ता को यह देखना पड़ता है कि इस समाज का इतिहास क्या रहा है और परंपराएं क्या रहा है, ये इनको छेड़छाड़ करते हुए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। कई बार शक्ति यदि अन्यायपूर्ण हो, जनता की सहमति पर या स्वीकृति पर आधारित न हो तो वो भी प्राय उसके विरोध किया जाता है। तो शक्ति की सीमा ये है कि उसे सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता रहती है। राजनीतिक विकास का प्रभाव पड़ता है। धर्म, नैतिकता, दबाव समूह आदि से भी शक्ति किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है, सीमित होते हैं। इस तरह हमने शक्ति की सीमाएं और साधन को पढ़ा है। आधुनिक युग में शक्ति के जो प्रथम विचार थे, हमने देखा कि मैकियावेली ने सबसे पहले शक्ति का उदाहरण की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की थी। सबसे पहले शक्ति का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इसके अलावा जॉर्ज कैटलिन, हेरल्ड लासवेल आदि शक्ति के प्रमुख विचार कर रहे हैं। लासवेल को वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता माना जाता है। लासवेल ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, यानी कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो ये जो
प्राप्त करता है वो है शक्ति। इस करने के तत्वों में शक्ति की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। और उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान मूल रूप से शक्ति प्रक्रिया नहीं वरन एक समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीतिक विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और दोनों ही परस्पर निर्भर एक दूसरे से निर्भर हैं। तो शक्ति का सब अधिक विस्तृत वर्णन लासवेल ने अपनी पुस्तक में हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में किया। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शक्ति और समाज, पावर एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में भी उनके विषय वस्तु में उन्होंने शक्ति के लिए राजनीतिक विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, जो बाद में लासवेल की पुस्तक आई थी वो जिसका नाम था शक्ति और पावर या शक्ति और समाज, जिसे इंग्लिश में कहा है पावर एंड सोसाइटी। और उन्होंने उस पुस्तक की विषय वस्तु में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शक्ति के लिए संघर्ष का नाम ही राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान में शक्ति पर व्यापक अध्ययन किया है। वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति को केंद्र बिंदु मानकर संपूर्ण रूप से व्यवस्थित सिद्धांत या संकल्पना का उन्होंने प्रस्तुत किया था, विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ही माना है और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी इच्छाओं की पूरी करने की कामना होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार बनती है। यानी इस इच्छा को लागू करने के लिए वो अन्य लोगों के ऊपर अपने को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करता है, तभी शक्ति या संघर्ष के तत्वों का उदय होता है। यानी कहीं न कहीं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए व्यक्ति या शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान उन्होंने माना है। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान के जो प्रमुख विचारक हैं, शक्ति के विचारक हैं, वो हेराल्ड लासवेल और कैटलिन माने जाते हैं। उनको ही वर्तमान युग में राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के प्रमुख विचारक के रूप में उनको माना जाता है। धन्यवाद।